हेलो स्टूडेंट, मैं वंदना वर्मा आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज से बच्चों में आपको सामाजिक विषय पढ़ाना शुरू करती हूँ और आज हम शुरू करते हैं सामाजिक विषय का फर्स्ट चैप्टर। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ। 18वीं शताब्दी का समय जो था, यूरोप में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था का समय था और ऐसे समय में वहाँ पर राजाओं को बहुत अधिकार मिले हुए थे। साम्राज्यवादी व्यवस्था थी जिनमें बहुत से लोग जुड़े हुए थे। कुलीन वर्गों का प्रभुत्व था और बेचारी मासूम जनता जो थी राजा के अत्याचारों से तंग आ गई थी और परिणाम स्वरूप वहाँ की जनता जो थी उसमें विद्रोह की भावना पैदा होने लगी। वह किसी भी तरह से ये चाहती थी कि राजाओं के शासन से उन्हें मुक्ति मिले और उनके कुछ अधिकार उनके पास होने चाहिए। इसी तरह की कशमकश में वहाँ का शासन चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया और पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग इसमें आगे आया। उसने तरह तरह के संगठन बनाए और इन संगठन के माध्यम से वहाँ की जनता को अपनी बात कहने, अपने विचार प्रकट करने का मौका मिला और इसी तरह धीरे धीरे सब एकत्रित होते चले गए। समाज में एकता की भावना पैदा होने लगी। जैसे ही एकता की भावना पैदा हुई, राष्ट्रवाद की भावना उनमें बढ़ती चली गई और धीरे धीरे वे आज़ादी की कल्पना करने लगे। वे एक ऐसी आज़ादी चाहते थे कि जिसमें उनका एक अलग समाज हो, अलग राष्ट्र हो, जिसमें उनको समान अधिकार प्राप्त हो, उन्हें आज़ादी हो स्वतंत्र रूप से रहने की, जीने की, अपने बारे में निर्णय करने की। ऐसे समाज की वो कल्पना करने लगे। ऐसे समय में इस समाज की कल्पना करना लगभग असंभव सा था, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति ने उस स्वप्न को देखा और कितने ही क्रांतिकारी संगठन इसमें आगे आए। उन्होंने धीरे धीरे इस कार्य को आगे बढ़ाया। कुलीन वर्ग अत्याचारी राजाओं और साम्राज्यवादी व्यवस्था से मुक्ति पाकर एक आज़ाद राष्ट्र की कल्पना करने लगा। वो लोग ये चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो, हमें भी इसमें सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हों, सभी प्रकार की स्वतंत्रताएँ प्राप्त हों, अपने देश के शासन में हम प्रमुख रूप से भाग लें। और लोगों की ये इच्छा थी कि उनकी समानता और स्वतंत्रता किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। वे ऐसे समाज की कल्पना करने लगे जिसमें वे सुखी रह सकें, लेकिन इस समय में इस समाज की कल्पना करना लगभग असंभव था। उन्हें ये लगता था कि ये स्वप्न हमारा कभी भी पूरा नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, बुद्धिजीवी वर्ग आगे आया और उन्होंने जनता की विचार को समझा और इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छोटे छोटे संगठन बने, फिर बड़े बड़े संगठन बने। परिणाम स्वरूप एक दिन वे आज़ाद हो गए। इन कल्पनाओं का वैसे कोई महत्व नहीं था, लेकिन फिर भी कल्पना एक ऐसे आदर्श समाज की थी जिसको वो कभी भी छोड़ नहीं सकते थे। उनका ये टाइम था, उन्हें ये ऐसा लगता था कि एक ना एक दिन हम ज़रूर आज़ाद होंगे। जिस समय में इन कल्पनाओं से ही लोगों को एक राष्ट्र, एक संघर्ष और विद्रोह की स्वतंत्रता और आज़ादी की दिशा में बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त हुई। ऐसा ही एक चित्र फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक चारिउ ने बनाया, जिसको 4 चित्रों की श्रृंखला कहा गया है। इस चित्र में 4 चित्रों की श्रृंखला थी जिसको यूटोपिया कल्पनादर्श का नाम दिया गया और इन चित्रों में गणतंत्र, स्वतंत्रता और उदारवाद और विभिन्न राष्ट्रों के मध्य भाईचारे की भावना को दिखाने का प्रयास किया गया है। इस चित्र में, श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप में अमेरिका
यूरोप और अमेरिका के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं और उनकी पहचान, उनकी वेशभूषा, उनके प्रतीकों और कपड़ों को देखकर की जा सकती है। इन देशों में इस चित्र को दिखाया गया है। जिन देशों में इस चित्र को दिखाया गया है वे देश हैं अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस। इन देशों के लोग एक लंबी कतार में खड़े हुए दिखाई देते हैं और इस चित्र में जो लोग एक लंबी कतार में खड़े हुए हैं वह स्वतंत्रता की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर वंदन करते हुए दिखाई देते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के कलाकार स्वतंत्रता को एक महिला के रूप में चित्रित करते थे। स्वतंत्रता की प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे हाथ में मानव अधिकारों का घोषणा पत्र था। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश ध्वस्त अवशेष दिखाए गए हैं। राष्ट्रवाद यूरोप के लोगों को गुलामी और नरकीय जीवन से मुक्ति पाकर आज़ाद होने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रवाद की भावना के परिणाम स्वरूप यूरोप में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हो पाए। वहाँ पर साम्राज्य के स्थान पर अलग अलग छोटे छोटे राज्य बन गए और निरंतर राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता चला गया। राष्ट्रवादी भावना के प्रसार करने लगे, वे भी राष्ट्रवादी भावना का प्रसार करने लगे और विभिन्न देशों के लोग राष्ट्र राज्यों की स्थापना करने में मुख्य रूप से फ्रांसीसी दार्शनिकों और विचारों का ही परिणाम। धन्यवाद। यूरोप में राष्ट्रवादी भावना का प्रसार करने में विभिन्न राष्ट्रों के राज्य स्थापना करने में, विभिन्न राष्ट्र राज्यों की स्थापना करने में मुख्य रूप से फ्रांसीसी दार्शनिकों के विचारों का और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, 1830 की क्रांति का विशेष योगदान था। इस योगदान के परिणाम स्वरूप ही इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। विभिन्न देशों को राष्ट्र राज्यों की स्थापना करने में मुख्य रूप से फ्रांसीसी क्रांति और फ्रांसीसी दार्शनिकों के विचारों तथा 1789 में होने वाली फ्रांस की क्रांति और 1830 में होने वाली क्रांतियों का योगदान महत्वपूर्ण था। इसी के परिणाम स्वरूप इटली, जर्मनी जैसे देशों का एकीकरण भी संभव हो पाया और यूरोप के कितने देशों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। राष्ट्र राज्यों के शासकों और नागरिकों में साझेपन की भावना किस प्रकार आई। आज हम इस चीज़ को समझेंगे कि इन राष्ट्र राज्यों ने वहाँ के शासकों और नागरिकों में एक साझेपन की भावना का विकास हुआ। जनता ने अपने अपने अधिकारों और अपनी अपनी सीमाओं को समझा, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद सभी के लिए अलग राज्य अधिकार होने के साथ साथ कोई भी अपनी सीमा का उल्लंघन न करे। इसके साथ साथ उनमें साझेपन की भावना आई, एक दूसरे को सहयोग देना और एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना, ये उनकी भावना का प्रमुख चरण था। ये राष्ट्र राज्य आधुनिक राज्यों की उस विचारधारा से भिन्न थे जो यूरोप में काफ़ी समय से चली आ रही थी, जिसको हम एकाकीवाद या साम्राज्यवाद भी कह सकते हैं। आधुनिक विचारधारा में केवल एक ही केंद्रीय शक्ति को अधिकार प्राप्त था और इसके विपरीत राज्यों में जनता और शासकों के अपने अपने अधिकार, अपने अपने अधिकार और शक्तियाँ थीं। जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त था। इसी प्रकार अर्नस्ट रेनन, जो एक प्रमुख दार्शनिक थे, उनके अनुसार ये कहना ठीक नहीं है कि राष्ट्र एक समान भाषा,
नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। उनके अनुसार लोगों में लंबे प्रयासों और निष्ठा से ही किसी एक राष्ट्र का निर्माण होता है। इसके लिए अतीत में समान गौरव होना, साथ में मिलकर काम करना, एक समान इच्छा का होना, संकल्प लेना आवश्यक शर्तें हैं। उनके अनुसार एकता एक व्यापक विषय है। इसका अस्तित्व प्रतिदिन होने वाला जनमत संग्रह है और प्रांत राष्ट्र के निवासी है और राष्ट्र के संबंध में उनसे सलाह लेनी चाहिए। किसी राष्ट्र को दूसरे देश का अपने देश में विलय करने या उस पर कब्जा करने के अधिकार में कोई रुचि नहीं हो तो राष्ट्र का अस्तित्व करना अत्यंत आवश्यक है। उसके अनुसार स्वतंत्रता की गारंटी है, क्योंकि यदि संसार में केवल एक कानून और उसका एक मालिक होगा तो उसकी स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा।